गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अपने कौन कौन सी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। स्टार्टिंग में हम अपना अपोहा तंत्र कर रहे थे। अपोहा तंत्र में सबसे पहले हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये 6 नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो 5 हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमने देखा था गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के अंदर हमने क्या देखा था? गंगा रिवर का पूरा जो एक फ्लो एरिया था, जो उसका कैचमेंट एरिया है, उसके बारे में पढ़ा था। कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी शाखाएं मिलती हैं, वो पूरा एक ग्राफ बना के हमने देखा था। और लास्ट में जो है वो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके जमुना के नाम से यानी पद्मा के नाम से आगे जानी जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें, अब हमारी जो है गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए, गंगा नदी यहाँ से आ रही थी ना, ये यूं बह के जा रही थी। गंगा नदी यूं बह के गई, एक शाखा इसकी इधर चली गई थी, यूं ही तो गई थी ना। ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने पूरा एक कैचमेंट इलाहाबाद, पटना, कौन कौन से शहर उस पर स्थित है, उन सब के बारे में देखा था। ठीक है, अब एक नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में अगर देखें तो ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड में यहाँ किस स्थान से? बंदरपूछ स्थान से उत्तराखंड से निकलती है और ये इधर से बहती हुई जाएगी और इधर इलाहाबाद, कौन सी जगह है ये? इलाहाबाद में ये किससे मिल गई? गंगा से मिल गई। इस नदी के किनारे हैं हमारे कौन कौन से शहर? जैसे दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया। ठीक, दिल्ली, मथुरा, आगरा शहर ये सब बसे हुए हैं। मैंने इधर से बना दिया, लेकिन ये आती कैसे है? इधर ये पूरा कैचमेंट एरिया है इसका, पूरा ये ऐसे घूमती हुई आती है और यहाँ जो है इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई? इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि क्या था ये? जैसे जो गंगा नदी थी उसकी एक सहायक नदी थी अपने यहाँ पर यमुना के नाम से। ये यमुना नदी इस तरीके से बहती है और इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, हमारी एक नदी इसकी सहायक नदी पूरी हुई। और जो ये यमुना नदी है इसी के किनारे पर बसे हुए हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारी एक नदी आती है वो आती है चंबल नदी। एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी यूँ राजस्थान से होती हुई जाएगी, ठीक, और उसके बाद में ये इसमें गंगा नदी में मिल जाएगी। जो चंबल नदी है ये स्पेशली किसकी? यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ये जो है यमुना में मिलती है, उसके बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस जो ये चंबल नदी है इस पे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जोहार सागर बांध, 3 बांध इस पे बने हुए हैं। ये कौन सी नदी है हमारी? चंबल नदी। देखो, हमने 2 नदियों के बारे में पढ़ा। गंगा थी, उसकी सहायक नदी एक यमुना नदी, और एक हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ लिया। चंबल नदी के बारे में देखा। नेक्स्ट जो हमारी नदी आती है वो आती है सोन नदी। सोन नदी क्या करती है? यहाँ है एक अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से सोन नदी निकली। सोन नदी निकल के पहाड़ियों से होते हुए और ये जो है इधर जाके इधर ये गंगा नदी में मिल गई। इस नदी की जो सहायक नदी है वो एक सहायक नदी है रिहंद नदी। और इसी नदी के ऊपर एक रिहंद परियोजना भी बनी हुई है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई? गंगा नदी की एक सहायक नदी हुई हमारी यमुना, एक चंबल नदी, फिर अमरकंटक की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है वहाँ से हमारी एक सोन नदी निकली, सोन नदी।
ठीक। सोन नदी इसमें मिली, उसके ऊपर उसकी सहायक नदी है रिहंद नदी और उसी पर रिहंद परियोजना बनी हुई है। ठीक। नेक्स्ट हमारी आती है, देखो इतनी चीज़ समझ में आई आपको, ये 3 नदियाँ हो गई। अब एक नदी और आती है कोसी नदी, ये ऊपर से आती है नेपाल से, ये है हमारी कोसी नदी, ये ऊपर से आई कोसी नदी। ये बिहार का शोक कही जाती है, क्योंकि जब भी ये आती है तो क्या करेगी, बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है इस नदी से, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कारण क्या है कि ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है और मार्ग परिवर्तन की वजह से इसमें बाढ़ आ जाती है, और जो ये पश्चिम की ओर ये बढ़ रही है, पश्चिम की ओर ये बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये 4 नदियों के बारे में हमने देखा। कौन सी नदियाँ थी ये, गंगा की सहायक नदियाँ, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हम इतना ही देखेंगे इसका। ये गंगा नदी थी, इसकी सहायक नदी एक यमुना नदी, एक चंबल नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से इधर गई सोन नदी, ऊपर से जो उत्तर से आई एक कोसी नदी। कोसी नदी जो है नेपाल से आती है, और क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन करती है तो बिहार में इस वाली नदी से बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट जो हमारा तंत्र आता है, अभी तक हमने 2 नदी तंत्र देखी। एक हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हमने देखा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हमने लिखा था कौन सा, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतनी चीज़ आपको समझ में। अभी तक हमने इन 2 के बारे में डिस्कस कर लिया है, तीसरा हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अब बात करेंगे। ठीक, देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, हमने सिंधु नदी में बात की थी कि यहाँ एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील स्थित है। इस मानसरोवर झील से इधर सिंधु नदी चली गई थी, और इधर जो है ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। मानसरोवर झील के पास में एक जगह है, कौन सी, थोड़ी सी अजीब सी जगह है, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग एक हिमानी पर्वत है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम होता है। जब ये तिब्बत में इधर बहती है तो इस नदी को क्या कहते हैं हम, सांगपो, सांगपो कहेंगे। इसका अर्थ होता है, सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाली। ठीक, देखो मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। ये ऐसे इधर नेपाल से तिब्बत से बहते हुए जो है, नेपाल से तिब्बत से बहते हुए हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया। जब ये यहाँ तिब्बत में बह रही थी तो इसको नाम ब्रह्मपुत्र ना कह के क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। ठीक है, इतनी जो नदी है इसको क्या कह रहे हैं हम, सांगपो नदी। अब ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर गई। जब भारत में प्रवेश किया तो इसे हमने, क्योंकि ये दिहांग दर्रे से अंदर आ रही है तो इसको दिहांग नदी कहा गया। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे चेमायुंगडुंग से इसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ से निकली, और जब ये तिब्बत में बह रही थी तो इसको सांगपो कहा। जब ये भारत में एंटर करती है तो ये दिहांग दर्रा एक है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से प्रवेश करती है, इसलिए दिहांग नदी कहते हैं। जब ये भारत में आती है और असम घाटी में ऐसे बहते हुए जाएगी तो इसे दिहांग, और इसमें 2 नदियाँ आके मिलती है, दिहांग नदी और लोहित नदी, इसमें 2 नदियाँ आकर मिली। उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये नीचे गई और इधर ये बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश ही तो है, हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में पढ़ा था कि ये वाला भाग बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में इसमें क्या है, तिस्ता नदी मिल जाती है। तिस्ता नदी जब इसमें मिली तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना नदी हो गया।
जमुना नदी। और जमुना नदी है तो आगे क्या हुआ, जब ये गंगा, जो ये हमारी इधर से गंगा आई थी, जब ये गंगा नदी से मिली तो आगे जो है ये किसके नाम से जानी गई, मेघना। ठीक, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये नदी तंत्र था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये ऐसे ऐसे बह के आती है। अब हम बात करते हैं इसकी एक बार। ये मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग जगह थी, हिमानी है ये एक, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। अभी तक यहाँ जब उद्गम हुआ है तो अभी तक इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है। जब ये इधर तिब्बत में बह रही है तब तक इसका नाम है सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। जब ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से दिहांग क्षेत्र में तो इसको दिहांग नदी का नाम दिया गया। फिर जब ये आगे आई असम घाटी में बहते हुए तो इसमें दो नदियां आकर मिली, एक दिहांग नदी और एक लोहित नदी। जब ये दोनों नदियां इसमें मिली तो ये आगे क्या, इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका यहाँ पड़ा है असम घाटी में। फिर जब ये आगे गई तो इसमें एक नदी आकर मिलेगी यहाँ से, तिस्ता नदी। जब ये तिस्ता नदी इसमें आके मिली तो इसका नाम पड़ गया जमुना नदी। फिर ये आगे नदी चली गई तो आगे गई तो जो गंगा नदी जो हमारी इधर से आई थी, हमने बात की थी, गंगा नदी जब इसमें आके मिली और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो उसका नाम क्या होगा, मेघना। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ये पूरा एक जो तंत्र था ये। अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें दाएं तट से भी और बाएं तट से भी, जैसे मान लीजिए ये रिवर इधर से आ रही है तो इसका जो दायां होगा वो ये है और बायां ये है। हमें अपना नहीं चलना है, नदी का दायां बायां रखना है। नदी यहाँ से चल रही है, जब इधर से चली तो इसका जो सीधा हाथ कौन सा होगा, इसका ये वाला, तो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। दाएं तट की नदियों के कुछ नाम हम देखें तो कामेंग हो गया, मानस, सुबनसिरी, तिस्ता नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में हमें डिटेलली सिर्फ नाम याद रखने हैं। एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है इसकी सहायक नदियाँ बाईं तरफ से ये है, दाईं तरफ से ये है। दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ हो गई हमारी, कामेंग, मानस, संकोस, सुबनसिरी, तिस्ता। और बाईं तरफ से जो मिली वो हमारी दिबांग हो गई, लोहित हो गई, धनसरी, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, ये सब। फिर अब हम बात करें इसमें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में जब बहती है तो असम के पास में ये एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, जो नदी द्वीप होता। इस द्वीप को हम माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली जो द्वीप है असम में बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो अपने वेग या अपनी बहुत ज़्यादा वेग से बहती है, ठीक है, इसलिए ये अपने अवसाद के लिए जानी जाती है। अवसाद इन द सेंस मतलब ये अपनी बाढ़ की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अभी तक हमने कितनी नदियों के बारे में पढ़ लिया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों नदी तंत्र हमने पढ़ ली है डिटेल से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारी प्रायद्वीपीय। अब देखो इतनी नदियाँ पढ़ ली हमने ऊपर की, अब हम यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, मतलब इतने जो भारत की नदियाँ हैं, अभी तक हमने ऊपर वाले भाग की जो है सारी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कुछ नदियाँ जो है हमारी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और कुछ जो नदियाँ हैं वो हमारे इधर अरब सागर में गिरेंगी, ठीक। दोनों तरफ कुछ नदियां हैं, जो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में बनेगी, कुछ अरब सागर में। जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी और जो इसमें जो अरब सागर में बनेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी। डेल्टा क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए ये नदी है और ये ऐसे जल अपना गिराती है तो कोई स्थलाकृति ले लेती है इस तरीके से, जैसे मतलब पंजाकार रूप में या फिर इस तरीके से ये बन गई, तो ये हमारा डेल्टा कहलाता है। वहीं अगर एस्चुरी की बात करें तो मान लीजिए ये नदी है और ये तुरंत आई और ऐसे जल में पूरे में मिल गई, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें नदी भी गिरी थी, तो वो हमारा एस्चुरी का निर्माण कर दिया।
अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की एक एक नदी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी आती है वो आती है दामोदर नदी, जो यहाँ हमारा छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से हमारी दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी, ठीक, यहाँ से हमारी दामोदर नदी का उद्गम हुआ। ये दामोदर नदी इधर बैठते हुए, जैसे हुगली, जो यहाँ से गंगा नदी आई थी, हुगली वाले क्षेत्र में आती है और ये हुगली नदी से इधर मिल जाती है। जो गंगा की एक शाखा गई थी ना हुगली, उसमें ये मिलती है और उसके बाद में ये भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना वो बनाती है और उसके बाद में ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आया दामोदर नदी का? दामोदर नदी घाटी जो है हमारे छोटा नागपुर के पठार से निकली, इधर से जो हमारी एक गंगा नदी की जो शाखा आ रही थी हुगली नदी, हुगली नदी में आकर मिली और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, जो ये दामोदर नदी है इसे हम बंगाल का शौक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बंगाल का शौक कहते हैं, क्योंकि ये भी मार्ग परिवर्तन करती है और बंगाल के अंदर इसके द्वारा बाढ़ आती है। और इसी के ऊपर एक जो बहुउद्देशीय परियोजना भी बनी हुई है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका की एक परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी घाटी विकास परियोजना, उसी की योजना के आधार पर ये बनाई गई है। ये कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा? छोटा नागपुर का पठार से। हुगली नदी में मिली और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है, डेल्टा बनाती है। दामोदर नदी बंगाल का शौक कही जाती है। इसी दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना बनी हुई है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे बहुउद्देशीय परियोजना क्योंकि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय। एक उद्देश्य जैसे बिजली उत्पादन के लिए हो गया तो एक उद्देश्य हो गया, अब ये मल्टीपल है, सिंचाई भी होती है और मतलब बिजली भी उत्पादन होता है, हर चीज़ के लिए ये काम आती है। नेक्स्ट, इसको ये जो परियोजना बनाई गई है ये यूएसए की टेनेसी घाटी विकास प्राधिकरण के मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, इतनी समझ में आई। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को यहाँ पर स्थापित करने के सबसे पहले निर्णय लिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई दामोदर नदी के बारे में। ये दामोदर नदी का पूरा स्ट्रक्चर था। जो हमारी नेक्स्ट नदी आती है, जो नेक्स्ट नदी के बारे में अगर हम देखें तो वो है हमारी महानदी। कौन सी नदी आती है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से हमारे यहाँ निकली। जैसे मान लीजिए ये था, छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से आई और फिर यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि जो हमारी ये महानदी है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है। उड़ीसा जो शहर है वो इसके तट पर बसा हुआ है और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है। उड़ीसा शहर इसके तट पर स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम बात करें, इसके अंदर दो अन्य बांध भी हैं, टिक्करपाड़ा और नराज, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिसमें हम सिर्फ नाम एक बार देख लेते हैं इसके। हसदो, सेकेट जोंक, तेल और ईब नदी, ये चार इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नदी हमारी आती है वो आती है गोदावरी नदी तंत्र।
जो गोदावरी नदी है हमारी वो यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और बंगाल की खाड़ी में अपना जल इसने गिराया। इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी मानी जाती है नदी। और इसी नदी को जो है दक्षिणी गंगा या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी ये नदी जानी जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक, इसी के ऊपर एक जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? जायकवाड़ी परियोजना इसमें स्थित है। ठीक है, निजाम सागर जो बांध बना हुआ है वो इसकी एक सहायक नदी है, मंजरा नदी, उसके ऊपर स्थित है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें। गोदावरी नदी का समझ में आया कि महाराष्ट्र के नासिक से इसकी उद्गम होता है। इधर ये बहते हुए हमारे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा बनाती है। इस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करें। जैसे मान लीजिए उत्तर से जो सहायक नदियाँ हैं, वेनगंगा, वर्धा, ये हमारी पेनगंगा, इंद्रावती और ये प्राणहिता। 5 इसकी सहायक नदियां हैं जो उत्तर की दिशा से आकर इसमें मिलती हैं। और एक जो नदी है हमारी, कौन सी, यहाँ से जाती है ये दक्षिण से, मंजरा नदी, वो दक्षिण से इसकी सहायक नदी मानी जाती है। समझ में आया ये चीज़? ये जो गोदावरी नदी है इसकी 5 सहायक नदियाँ उत्तर से आकर इसमें मिलती हैं। जैसे ये हमारी वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। इनका आपको PDF मिल जाएगा, अभी सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, कि 5 नदियाँ उत्तर से आकर मिल रही हैं। एक नदी है जो दक्षिण से, जो मंजरा नदी है वो दक्षिण की तरफ से आकर इसमें मिलती है, जो इसकी एक सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई अभी तक? ये हमने किस किस नदी की बात कर ली? हमने दामोदर नदी, फिर हमारी महानदी और उसके बाद हमने बात करी हमारी दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का सारा सिस्टम समझ में आया? दामोदर नहीं, सॉरी, गोदावरी नदी का। नेक्स्ट जो बात करें हम, यहीं से एक नदी और निकलती है महाराष्ट्र से, वो है हमारी कृष्णा नदी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी और ये जो है इधर ऐसे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। जो ये वाली नदी है हमारी कृष्णा नदी, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर मानी जाती है। ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। इसी के ऊपर जो है नागार्जुन सागर, इस पे 2 परियोजनाएं बनी हुई है, नागार्जुन सागर व श्री सेलम ये 2 परियोजनाएं इसके ऊपर बनी हुई है। कौन कौन सी? हमारी नागार्जुन सागर और श्री सेलम परियोजना। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। अब कृष्णा की भी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की जो उत्तर से सहायक नदियां मिल रही हैं वो 3 सहायक नदियां इसमें आकर मिल रही हैं और दक्षिण से वही इसकी एक सहायक नदी है। जो दक्षिण में जो इसकी सहायक नदी है वो तो है तुंगभद्रा नदी, और जो उत्तर की तरफ से जो नदियां आ रही है वो है कोयना, भीमा और मूसी। कोयना, भीमा, मूसी, और नीचे से जो ये मिल रही है ये है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, जैसे हमने गोदावरी की पढ़ी, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और पनाहरी, और नीचे से हमारी मंजरा नदी थी। ऐसे ही कृष्णा नदी की जो है उत्तर से 3 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? कोयना, भीमा और मूसी, और दक्षिण से हमारी एक नदी है तुंगभद्रा नदी।
इतनी चीज़ आपको समझ में आई। हमने कौन कौन सी नदियाँ अभी तक देखी? दामोदर नदी देख ली, हम महानदी देखी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी इधर कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलेगी और इधर बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। कर्नाटक में जब ये उद्गम होता है इसका, तो यहाँ पर इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। इसी नदी पर यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल भर बहती रहती है। ठीक है, पूरे साल भर इसका प्रवाह होता है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? नेक्स्ट हम बात करें, अभी तक हमने कौन कौन सी नदियों की बात करी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही, इधर भी गिरने वाली एक भी नदियों की बात नहीं की है। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। अब हम बात करेंगे जो नदियाँ हमारे अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से एक और नदी का भी उद्गम हुआ था, सोन नदी। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे बहती हुई हमारे अरब सागर में गिरती है। ये गुजरात से होते हुए जाती है। इसी पे तो सरदार सरोवर बांध बनाया है, नर्मदा नदी पर ही। तो इस तरीके से ये अपना जल अरब सागर में गिराएगी। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके बाद ये ब्रंश घाटी में बहती है तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनके बीच में से ये बहती है। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना जो हमारे गुजरात में बनाई गई है वो भी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ये एक सम्मिलित परियोजना है। महाराष्ट्र, गुजरात, देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, नेक्स्ट आ गया हमारा गुजरात और एक हो गया मध्य प्रदेश। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो चारों की सम्मिलित रूप से परियोजना है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर ये गुजरती है। उसके बाद में ये सरदार सरोवर बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है जो गुजरात में है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की ये एक सम्मिलित परियोजना है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? नेक्स्ट जो इसकी नदी आती है वो आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ये भी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी निकली मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के का एक स्थान है मुल्ताई स्थान, वहाँ से ये निकलेगी और ब्रंश घाटी में बहते हुए ये भी यहाँ पर खंबात की खाड़ी में ही गिरेगी और ये भी क्या बनाएंगी? एस्चुरी नदी। ये हमारी नर्मदा नदी थी और ये हमारी ताप्ती नदी थी। ठीक है, जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में से बहती है और जो सूरत शहर है, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो हमारी अरब सागर में गिरने वाली कितनी नदियाँ हो गई? नर्मदा और ताप्ती, दो नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरी जो नदी आती है वो आती है माही नदी। माही नदी जो है वो कहाँ से आएगी? हमारे राजस्थान से आ रही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी और ये इधर से आके इधर गुजरात से होते हुए कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। इसी के ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और कड़ाना बांध भी इसमें बना हुआ है। कड़ाना बांध तो कहाँ है? गुजरात में। और माही बजाज सागर कहाँ बना हुआ है? राजस्थान के बांसवाड़ा में। ठीक, और राजस्थान में गुजरात की ये परियोजना मानी जाती है।
माही नदी हो गया, माही नदी राजस्थान के यहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश के अमेरू पहाड़ से निकली थी और फिर उधर राजस्थान से बहते हुए और ये इधर आई, राजस्थान के बीच में से होते हुए, और फिर ये इधर खंबात की खाड़ी में गिर गई और उसके बाद में अरब सागर में ये मिल जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई। 3 नदियाँ हो गई ना, कौन सी हो गई हमारी? ताप्ती, नर्मदा और माही नदी। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट में एक नदी का जो यहाँ पर हमारी बहती, ये है शरावती नदी। शरावती नदी यहाँ कर्नाटक से निकलेगी, कर्नाटक से निकलकर इधर डायरेक्ट अरब सागर में गिर जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हमारा जोग जलप्रपात है वो कहाँ बनता है? जोग जलप्रपात ये शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। ये कौन सी नदी है हमारी? शरावती, जो कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में ये अपना जल गिराती है। ठीक है, शरावती नदी हो गया। अब एक छोटी सी एक नदी और आती है हमारी गोवा के अंदर, यहाँ पर है एक मांडली या जुआरी नदी। ठीक है, ये भी अरब सागर में अपना जल गिराती है और इस नदी को पढ़ने का सबसे मुख्य रीजन है कि यहाँ पे एक परियोजना बनी हुई है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना। इदुक्की जल विद्युत परियोजना, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो गोवा में हमारी एक नदी है मांडली या जुआरी नदी, इस नदी के ऊपर जो है कौन सी? इदुक्की जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। ठीक है, हो गया इतना। अब हम बात करें आगे, एक बार जो है इन सारी जो रिवर्स हैं हम इनके बारे में वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने 3 नदी तंत्र पहले देखे, कौन कौन से थे हमारे? हमने सिंधु नदी तंत्र देखा, गंगा नदी तंत्र देखा, फिर हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात की। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे आए। कुछ नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो डेल्टा बनाती हैं। कुछ नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर दामोदर नदी थी वो इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, दामोदर नदी, फिर महानदी, फिर उसके बाद में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और यहाँ पर हमारी कावेरी नदी। ये मुख्य सारी नदियाँ हो गई। ये हमारी किस में गिर रही थी? हमारी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी। नेक्स्ट जो इसमें थी हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, वो हमारी नर्मदा नदी, तापी नदी, ऊपर से माही नदी आई, उसके बाद में इधर ये शरावती नदी और उधर की साइड गोवा में ये मंजरी नदी। ठीक, इतनी नदियों के बारे में हमने देखा, इन पर जो भी परियोजनाएं स्थित है उनके बारे में देखा। तो आपका जो टॉपिक था अपवाह तंत्र, उसको आप जो भी मैंने पढ़ाया उसके अलावा आप इसको बुक से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि क्लास में आपको पूरा 100% नहीं मिलता। जो भी उसके अलावा भी जो है आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी 1-2 चीज़ें मान लो छूट गई होंगी, क्लास में नहीं बता पाए होंगे हम, तो उस चीज़ की नोट्स में मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बुक को प्रेफर करेंगे, बुक में सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि मुझसे भी कोई गलती हुई हो, कोई परियोजना हो जो इसमें ना हो, दूसरी जगह मैंने बता दी हो, तो आप लोग एक बार इनको वेरीफाई ज़रूर करें। ठीक है, कि भाई कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, कोई नई जैसे कोई करंट का जो मुद्दा है तो उनको भी आप इस टॉपिक के अंदर डालेंगे। नई जितनी भी परियोजनाएं बनती है, जो बांध बनते हैं, वो कौन कौन सी नदी पे बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, तो उनको भी आप अपने आंसर में डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपको मैटर मिलता है, कौन सा PDF वाला जो मैटर मिलता है उसको आप लिख रहे होंगे। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं उसके बाद में हर टॉपिक के बाद 1-2 पेज ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ेंगे, ताकि जब भी मुझे लगे कि हाँ थोड़ा बहुत जो है आप इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैटर और बताया जा सकता है। मतलब फिजिकल डिवीजन में तो कुछ नहीं बचा है हमारा, लेकिन फिर भी जो हमारा अपवाह तंत्र जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसमें आप 1-2 पेज पीछे की साइड छोड़ देंगे। पीछे की साइड मतलब जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद 1-2 पेज छोड़ेंगे,
ताकि जब भी मुझे कुछ लगेगा कि इसमें लिखवाने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी करंट का जो मुद्दा होगा तो वो हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। कल हम जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा? जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।